आज जो है हम बात करेंगे पास पेपर CSS 2017 के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पास पेपर्स उनको समझना, ट्रेंड्स को समझना, सवालों को समझना आपको ये बात समझाता है कि आपको CSS को किस तरह अटेम्प्ट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बताया है कि आप जो है आप में वो स्किल होना चाहिए, वो एनालिटिकल स्किल होना चाहिए कि किसी भी किस्म का सवाल हो तो आपने जो डिफरेंट जगहों पे चीज़ें पढ़ी हैं उनको एक तरीके से एक जगह के ऊपर ABCDEFG और उसके नीचे 5-6 लाइनें आप जो है करके एक सवाल की फॉर्म के अंदर, जो कि डायरेक्टली उस मसले को, उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको टारगेट करता है। तो ये अगर आपके अंदर स्किल आ जाता है, एनालिटिकल स्किल, तो आप जो है CSS का कोई भी एग्ज़ाम, पाकिस्तान अफेयर्स का हर एग्ज़ाम जो है वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। पहला क्वेश्चन जो है बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का नेशनल कल्चर रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कायदे आज़म शुरू हम इससे करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं होता तो मैं एक कोटेशन से कायदे आज़म की यूनिटी स्ट्रेंथ वाली जो है चीज़ से शुरू करता और मैं कहता कि पाकिस्तान तो बना ही जो है माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए है। पाकिस्तान तो बना ही जो है इसलिए है ताकि डिफरेंट लोग, जो हर एक जिनको जो है राइट्स नहीं मिले, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अलग भी लोग जो है, और मुसलमान भी एक माइनॉरिटी थे एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर। तो हमने तो कोशिश की कि अपने हर डाइवर्सिटी के अंदर जो लोग माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स के ऊपर हम जो है वो करें। और कायदे आज़म ने माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर भी बात की। तो पाकिस्तान का एक कल्चर है। अब जब मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो मैं ऑब्वियसली शुरू कायदे आज़म वाली बात से करूंगा कि हमारा इनिशियल स्टार्ट ही हमेशा डाइवर्सिटी और यूनिटी इन स्ट्रेंथ की बात करता है। इसके अंदर कम से कम 8 से 9 पॉइंट्स मेरे पास होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। देखते हैं कायदे आज़म वाली बात भी हो सकती है। इसके अंदर जो बात की जा सकती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अंदर कि हमारे किस तरह से डिफरेंट सूबों के अंदर एक पाकिस्तानियत जो है ओवर टाइम डेवलप हो गई। और जो है हम लोग जो है वो एक दूसरे के जो है आपस में, चाहे वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो, हम लोग इकट्ठे बैठते हैं और हम डिफरेंट आइडियाज़ को लेते हैं। पाकिस्तान किस तरह अपनी माइनॉरिटीज़ को और किस तरह जो है उनको सपोर्ट करता है, उनको CSS के कोटे से लेके, इसमें कोई भी बात हो सकती है, CSS के कोटे से लेके आम जो है रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी में हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज के अंदर हो, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो, वो सारों को देती हैं ताकि डिफरेंट आइडियाज़ आएँ। पाकिस्तान जो है वो वन पार्टी रूल नहीं, डिफरेंट आइडियाज़ को, तो नेशनल कल्चर और आइडियाज़ डाइवर्सिटी के ज़रूरी नहीं है जैसे सूबों की डाइवर्सिटी हो, आइडियाज़ की डाइवर्सिटी को भी करता है। NFC अवार्ड जो पाकिस्तान के अंदर आया, जो कि सूबों को देता है, तो उस डाइवर्सिटी को चेरिश करता है ताकि हर सूबे के पास अपनी ऑटोनॉमी हो के अपने फैसले कर सकें और हमारे मुल्क के अंदर उसकी स्ट्रेंथ समझा जाए कि उनकी जो है आइडियाज़ और उनकी जो है डिसीजन मेकिंग को हम अपनी नेशनल ग्रोथ के लिए एक स्टिमुलेटर समझते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल। उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ कल्चरल एक्सचेंजेस होती हैं, लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं हर एक जगह के अंदर। हमारी जो है इकोनॉमिक तरीके से भी हम जो है अपनी आपस में जो है कोहेरेंस करते हैं। इसके ऊपर भी बात हो सकती है। अगर आपके पास एक कंप्लीट आंसर करना हो तो आप इसमें बता भी सकते हैं कि हमारा नेशनल कल्चर इस्टेब्लिश करके, और फिर आप बताना कि किस तरह वो जो है किन चीज़ों से या तो इम्प्रूव हो सकता है या किन चीज़ों से जो है वो बीच में मसले भी हुए कि जो है जब उनको जो है नेशनल हमने यूनिटी और उसको नहीं किया तो सेपरेटिज़म भी जो है शुरू हुई। लेकिन जब हमने उनको आइडियाज़ दिए, क्योंकि हमारा नेशनल कल्चर ही सारा का सारा बेस्ड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर, तो जब उनको राइट्स उनके मिले तो वो जो है सेपरेटिज़म और वो बाकी जो इनसिक्योरिटी है वो चीज़ें हमारी कम हो गई। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम बेसिक तरीके से और बेहतर तरीके से नेशनल कल्चर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किस तरह हमारा कल्चर जो है मुल्क का, बोलने का, ज़बान का, वो यूनिटी को जो है आपस में जो एक दूसरे को डाइवर्सिटी के आपस में डिफरेंट आइडियाज़ के अंदर जो यूनिटी होगी उसको जो है वो करता है एडमायर। लेकिन ये मुश्किल सवाल है क्योंकि जो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है और आपको थोड़े से डिफरेंट आइडियाज़, हर जॉनरा, हर एक चीज़ के जो है आइडिया
आइडियाज़ आपको इसमें लाने पड़ते हैं। अगला सवाल फिर बड़ा इंटरेस्टिंग, रोल ऑफ जुडिशरी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल ऑफ जुडिशरी। सबसे पहले तो आप वो जो एक 3 पिलर्स वाली बात करते हैं, तो मैं इंट्रोडक्शन करता तो मैं शुरू करता जिसमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर और जो है आपका एग्जीक्यूटिव। और मैं कहूँगा कि जुडिशरी एक बहुत बड़ा पिलर है पाकिस्तान का, जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि जो है जुडिशरी का सबसे पहले जो पॉजिटिव रोल रहा है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर, उसमें आप जो जुडिशरी के अंदर जो मेजर केसेस हैं मैंने अपनी स्लाइड्स में भी देखे, आप उनसे भी देख सकते हैं। लेकिन जो है एक पॉजिटिव जो रोल है वो भी ये है कि जुडिशल एक्टिविज़म से बड़ी दफ़ा एग्जीक्यूटिव को ठीक किया, अकाउंटेबिलिटी इन्होंने क्रिएट की, इन्होंने जो है परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी के काम करें, फिजिकल अकाउंटेबिलिटी हमारे लिए क्रिएट की। हमें जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जुडिशल रिव्यू जो होता है वो क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसी अमेंडमेंट आती है जो कि जो है हमारी जुडिशरी को जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसको ख़त्म करती है, तो जुडिशरी ने उसके ऊपर एक्शंस लिए हैं। ठीक हो गया। जैसे जो है आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर टाइम जो आपकी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैंने आपको बताया जुडिशल एक्टिविज़म में जो है आपको पता है एग्जीक्यूटिव के अंदर और जो है उसके अंदर भी हेल्प किया, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर के जो है आपने उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की। आपने इसके अंदर जो नेगेटिव रोल है या फिर जो शुरू से फॉर एग्जांपल जो एडवर्स वो थे वो भी आप, क्योंकि डिस्कस है तो मैं दोनों साइड्स डिस्कस कर सकता हूँ कि इनिशियली जुडिशरी ने जो आपका तमीज़ुद्दीन केस है, आपका 200 केस है, आपका जो है उसके बाद नुसरत भुट्टो केस है, आपका जो है ज़फ़र अली शाह केस है, बहुत दफ़ा जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की उस तरह से वो सपोर्ट नहीं भी कर सके। क्यों? क्योंकि जो है मार्शल लॉज को उन्होंने जो है सपोर्ट भी कर दिया एट टाइम्स, विच वाज वेरी जो है डेट्रीमेंटल फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एज वेल। तो आप ज़रूर इसके दोनों साइडें एक्सप्रेस करें। पॉजिटिव मैंने आपको बताई है जुडिशल रिव्यू की, उसमें एग्जांपल्स भी आ सकती हैं आपकी, और कभी भी कोई भी मसला हुआ, सूबों का मसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठाया है, सुना है, और फिजिकल अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी दी है। ठीक है, आप केसेस इसमें कोई भी बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। और नेगेटिव ज़रूर आप बताएं, मैंने आपको 200 केस बताया है हुआ है, मैंने आपको नुसरत भुट्टो केस, ज़फ़र अली शाह केस सारे हमने स्लाइड्स में भी डिस्कस किए हैं। तो उसके अंदर आप बताएंगे कि शुरू से कई दफ़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मसले भी हुए, क्योंकि जो है उन्होंने इसको कवर भी दिया जो है आपके मार्शल लॉज को या जो है आपकी डिक्टेटरशिप्स को। तो दैट कैन बी एन इशू एज वेल, पीसीओ जजेस वाली। लेकिन अब जो है वो जुडिशरी एक स्टैंड और एक बुल्लाख बन के खड़ी है, एक दीवार बन के खड़ी है कि कोई ना आ सके जो है इस तरह की आपकी जो है मार्शल लॉ वगैरह अब ना आए। तो उसके अंदर एक इंडिपेंडेंस हो रही है। तो आप इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडों के अंदर आप 3, 4 से 5 पॉइंट्स अगर आप दोनों में दे देते हैं ABCD करके, तो दैट कैन बी क्वाइट यूजफुल। CPEC इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट फॉर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एंड द रीजनल गेम चेंजर। ज़बरदस्त, आप एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन है तो एक ही इसकी मेन साइड, उसको बैक करने के लिए डिस्कस है तो उसकी दोनों साइडें डिस्कस ज़रूर हो जाएंगी। ठीक हो गया। CPEC जो है वो एक्सप्लेन का कह रहा है। CPEC हमने पढ़ा भी है, हर इशू से पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, और करंट अफेयर्स की आपकी मैंने आपको बात पे बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स एक दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो करंट अफेयर्स का ज़रूर लेक्चर भी आप लें या फिर आप ख़ुद भी पढ़ें। और मैं भी जो है पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत चीज़ें कवर करता हूं, और कुछ गैप्स अगर होंगे तो करंट अफेयर्स में भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उसकी दोनों की चीज़ों में एक ओवरलैप आता है। तो CPEC जो है वो क्यों फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, बहुत आराम से इसके ऊपर आप दोनों को क्यों जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का गेम चेंजर है। बेसिकली फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि चाइना की तरफ से पहला स्टेप है, पहला प्रोजेक्ट है जहां से ये अपनी यील्ड करेंगे, तो इस वजह से। लेकिन तो आप इसमें चाइना के जो बेनिफिट्स होंगे वो बात कर सकते हैं, जो पाकिस्तान को बेनिफिट्स होंगे वो बात कर सकते हैं। आप इसमें जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जो हमारी डीलिंग्स हो सकती हैं, एनर्जी की हो सकती हैं, बाकी हो सकती हैं, एक छोटा रूट चाइना को मिल जाएगा। एक उनका जो इतना बड़ा रिस्क है कि उनको जो है वो उधर से गल्फ ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरना पड़ता है, वो
वो इधर से चैनल कर सकते हैं। चाइना जो है उसको कॉस्ट कम पड़ेगी, चाइना का ईस्टर्न साइड डेवलप होगा, चाइना जो है वो पाकिस्तान के थ्रू जो है एक्सेस लेगा, इंडियन ओशियन का स्ट्रेटिजिक एक्सेस लेगा, पाकिस्तान के साथ नेवल जो है कैपेसिटी शेयरिंग भी अब उसकी हो रही है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चाइना के पर्सपेक्टिव से। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक तो मिलिट्री स्ट्रेटिजिक पॉइंट ऑफ व्यू, चाइना के जब पैसा पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमारे ऊपर अटैक मीन्स चाइना की इन्वेस्टमेंट पे अटैक, तो दैट कैन बी वेरी यूजफुल एज वेल। उसके बाद जो है आपका ये है कि हमारी सड़कें बन रही हैं, रेल बन रही है, एनर्जी बन रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एज वेल। रीजनल गेम चेंजर में आपने और स्टेप्स, इसको स्टार्ट आप मैप से ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करेंगे कि वो किस तरह से जो है आपकी एनर्जी जो है शेयरिंग हो सकती है, आपकी जो है आपकी जो एनर्जी है जैसे आपकी ऑयल गैस वो सारा कुछ इससे हो सकता है और वो डायरेक्टली लिंक हो सकते हैं। अभी बातें चल रही हैं कि ईरान का जो आपका चाबहार है उसको कनेक्ट कर लिया जाए आपके सीपेक के साथ, गवादर के साथ, तो दैट कैन बी यूज़फुल, ताकि आपकी पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड भी इससे इम्प्रूव हो सकती है। मिडल ईस्ट के साथ भी आप जो है कर रहे हैं, टर्की ने डायरेक्टली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालने की बात की, रशिया ने इन्वॉल्व होने की बात की। इस पूरे रीजन को ये सीपेक का प्रोजेक्ट जो है वो उठा सकता है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों में, और सोशली भी, कि हमारे यहाँ जॉब्स बन रही हैं, हमारे यहाँ जो है काम हो रहे हैं। तो इसमें आप वो पॉजिटिव साइड बताएंगे जिससे एक सीपेक रीजनल गेम चेंजर, रीजनल तभी मैंने आपको सारे रीजन की बात की है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की, ठीक है, याद रखिए वो चीज़ें। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 2020 के सवाल के अंदर भी आया है, तो SCO को अच्छी तरह से आप पढ़ें, मैंने भी उसके अंदर पढ़ाया है आपको SCO को, तो हमने कवर भी की हुई है। SCO क्यों जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये हमने बात की भी हुई है स्लाइड्स के अंदर। तो आपने बताना है कि पाकिस्तान को चाइना और रशिया के साथ पॉलिटिकल ताल्लुकात हमारे, और जो है हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात उनके साथ बढ़ सकते हैं। रशिया पाकिस्तान के साथ हमेशा स्टेलमेट पे रहा कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ना ख़राब उनके हों, तो इस वजह से जो है पाकिस्तान SCO के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कर सकता है। पाकिस्तान उनके साथ जो है टेररिज्म और एंटी टेररिज्म की जितनी एफर्ट्स हैं उस पर स्किल जो है आप अपनी आपस में शेयर कर सकते हैं, पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर सकता है। अगली जो चीज़ है वो ये है, चाइना की इकोनॉमिक और रशिया की इकोनॉमिक सपोर्ट, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है SCO के थ्रू आपके ताल्लुकात उनसे बेहतर हो सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो मेजर इशू है उसको भी हम इसके थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि SCO में रशिया और चाइना दो बड़ी पावर्स हैं जो कि जो है कर सकती हैं। SCO जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन वाइज जो है एक ब्लॉक के अंदर बहुत बड़ा जो है उसका वो है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सारी हैं एनर्जी डिफिशिएंट, और एनर्जी डिफिशिएंट कौन है? इंडिया और पाकिस्तान। और एनर्जी सफिशिएंट जो आपकी कंट्रीज़ हैं जैसे आपकी रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो दोनों आपस में जो है एक ताल्लुकात बन जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कश्मीर के इशू और बाकी जो आपस में जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के भी बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं उनके ऊपर भी बात कर सकते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हैं। और एक प्रोटेक्शन के अंदर भी, जहाँ हमारी वेस्ट के ऊपर और एशिया यूरोप के ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए तो उसके ऊपर भी बात हो सकती है। The measures taken by the HEC for the promotion of higher education and qualitative research in Pakistan, जिसने obviously HEC को जो है जो समझता है, जो इससे काम ज़्यादा किया उसको इसमें बहुत एज मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हम सबको पता है। तो कई दफ़ा मैं आपको बार बार पे बता रहा हूँ कि कई दफ़ा एक सवाल आ सकता है। अब HEC कहीं सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, HEC कहीं किसी चीज़ पे नहीं लिखा, ठीक है ना, कभी ज़िंदगी के अंदर HEC का सवाल पहले आया है ना बाद में आ रहा है, लेकिन द पॉइंट इज़ के सवाल तो आता है। तो CSS का मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि इस बात पे ना रिलाई करें कि यार ये चीज़ तो मैंने नहीं की हुई, इस बात पे रिलाई करो कि जो है आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाए, वो एनालिटिकल स्किल डेवलप हो जाए, जिससे आप किसी भी किस्म के सवाल को हैंडल कर सकते हैं। मैं पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सवाल देख रहा हूँ HEC वाला फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल के वाकई पहली दफ़ा देख रहा हूँ। तो अब मैं लेकिन इसको हैंडल करना होता तो मैं किस तरह करता कि अपने, उसने दो बातें की हैं, हायर एजुकेशन की प्रमोशन के लिए और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। मैं शायद होता तो मैं सवाल ना करता, बट अगर मैं करता तो मैं आपको स्कॉलरशिप्स की बात करता, ठीक है। HEC ने स्कॉलरशिप्स देनी शुरू की जहाँ से हमारे हायर एजुकेशन में लोग बाहर जाते हैं और वापस आते हैं। HEC ने PhDs के लिए एक सपोर्ट देनी शुरू कर दी।
पीएचडी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एचईसी जो है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रही है, अपने सेमिनार्स कराती है, कॉन्फ्रेंसेस कराती है। एचईसी के साथ डायरेक्टली इनरोल्ड होते हैं, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना चाहती है आपकी एजुकेशन के अंदर। ठीक हो गया। एचईसी जो है मुशर्रफ के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को रिसर्च ग्रांट्स भी मिलते थे, ठीक है, एक सपोर्ट भी मिलती थी, बाहर जाने की भी मिलती थी। दुनिया की इंटरनेशनल जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ एक लिंकेज क्रिएट करती है आपकी इधर की एचईसी। ठीक हो गया। और जो है ये मेजर्स जो एचईसी ने कुछ लिए हैं, जितने स्पेसिफिक आपको मेजर्स अगर आते होंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन एचईसी की स्कॉलरशिप्स, एचईसी की रिसर्च, एचईसी के ग्रांट्स, एचईसी की कॉन्फ्रेंसेस, एचईसी की जो है सेमिनार्स, एचईसी की जो है कोऑर्डिनेशन के लिए जो काम करना, यूनिफॉर्मिटी के लिए जो काम करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारों को, हर आर्ग्यूमेंट को ABCDEFG के अंदर मैं करके उसके बाद मैं सीधा इसकी कंक्लूजन लिखूंगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंट्रोडक्शन में मैं बता दूंगा कि एचईसी बना क्यों था, कब बना था और जो है उसका मकसद क्या था। ठीक हो गया। तो दो और सवाल हैं। एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज टू ओवरकम, ये पहले भी आया हुआ। अल्टरनेटिव एनर्जी के रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सोलर हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे जो है इसके अंदर जो है हम लोग थर के अंदर जो है कोल पे भी काम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सोलर के लिए, हम लोग विंड के लिए, हम बलूचिस्तान के अंदर मकरान कोस्ट पे विंड का काम कर रहे हैं, पुटवा प्लाटू के ऊपर विंड के जो है फार्म्स लग रहे हैं, कायद आज़म सोलर पावर प्लांट लगा है आपका, उसके ऊपर आप जो है काम कर रहे हैं। एक्सप्लोर करें ऑप्शन को। तो एक तो आप ये भी बातें बताएंगे कि हम कर क्या रहे हैं, बट इंडिविजुअली के सोलर का जब मैं बताऊँगा तो बताऊँगा कि पाकिस्तान में पोटेंशियल क्या है सोलर का और हम किस तरह से सोलर का काम कर रहे हैं। मैं विंड को बताऊँगा, मैं बायोगैस को बता सकता हूँ, जो आपकी जो है वो है जो आपका बायोफ्यूल्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी एक्सटेंट पे नहीं यूज़ हो सकते। बट उसके साथ मैं जो है डैम्स वगैरह की बात करूँगा, जो आपकी हाइडल एनर्जी की बात होती है, ठीक है। उसके बाद हम कोल की बात कर लेंगे, क्योंकि हम कोल के ऊपर डायरेक्टली मूव भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अब अपने इवन जो है गैस के ऊपर मूव कर दिए हैं ऑयल से, तो आप उसको भी ऑयल से अपनी जो कि सबसे महंगा तरीका है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, उसको कम। तो आपने ये इस तरह से ABCD के हिसाब से आप डिफरेंट उनको और उनके अंदर बताएंगे कि हमने किया क्या और क्यों ज़रूरी है, या हमारे पास क्या पोटेंशियल है इन चीज़ों का। आखिरी हमारा है कि हाउ द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2002, जो कि आपका कौन सा इलेक्शन है, आपका PMLN वाला, मुशर्रफ वाला 2008, जो कि बेनज़ीर पीपल्स पार्टी वाला 2013, जो कि नून लीग वाला, इन्होंने स्ट्रेंथन किस तरह की डेमोक्रेसी इंडिविजुअली लेके चलेंगे। एक ये तरीका है स्ट्रैटेजी कि मैं 2002 के इसके अंदर बात करूं कि जो है किस तरह डिक्टेटरशिप्स के अंदर आपने जो है पाकिस्तान ने एक तो सीखा कि जो है उन्होंने एक तो पहले जो है वो किंग्स पार्टी और सारा कुछ, चलो अब वो ना भी कहें, बट आप ये कहें कि डिक्टेटरशिप के अंदर एक जो है रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की और उसके थ्रू साथ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है एक दिया, जो कि जो है लोअर लेवल तक पटवारी तहसील जो कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट नाजिम और आपका तहसील नाजिम, उन तक रिसोर्सेज भी गए आपके जो है इसके इलेक्शन के अंदर। पाकिस्तान ने एक और भी चीज़ देखी कि एक इलेक्टोरल सिस्टम की कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने जनरल इलेक्शंस के अंदर जो है जो पार्टी जो है जो जीती, ठीक है, उसने जो है डायरेक्टली डेमोक्रेसी को उतना सपोर्ट नहीं किया। तो जो है ओवर टाइम एक इससे जो है एक डेवलपमेंट, एक अवेयरनेस क्रिएट हुई। आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं करनी अपने एग्ज़ाम में, लेकिन आप जो डिक्टेटरशिप या फिर जो है एक डेमोक्रेसी को ख़त्म करना और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना, उसके ख़िलाफ़ आप बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के उसमें बग़ैर नाम लिए कि उसके अंदर उसके मफाद में नहीं है। 2008 वाला, या तो आप इसको इंडिविजुअली ले जाएं या फिर आप इनको एग्जांपल्स दे के आप पॉइंट्स दें कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई क्योंकि यूथ मोबिलाइज हुई, ठीक है। पहली दफ़ा आपकी जो है आपके 2008 के अंदर भुट्टो के जाने के बाद, बेनज़ीर की जो है उसके बाद जो है पाकिस्तान काफ़ी एनर्जाइज हुआ, पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी ने जो है एक वेव शुरू हुई, आपकी डेमोक्रेसी आपकी जो है इस तरह स्ट्रेंथन हो गई कि NFC अवार्ड आ गया आपका, आपकी जो है जो आपकी 17th अमेंडमेंट है,
ठीक है। 18th अमेंडमेंट आपकी आई, 17th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट तो आपकी आई एनएफसी वगैरह की, और जो है उसके साथ जो है प्रेसिडेंट की पावर उसको ख़त्म करने की, वो आपकी ख़त्म हो गई। तो ना सिर्फ आप इस इलेक्शन की बात करेंगे, बट उस इलेक्शन के बाद का जो दौर शुरू हुआ उसकी बात करेंगे। तो इसमें लोकल गवर्नमेंट आ जाएगा, इसमें वो इसमें आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान वगैरह वाली बात आएगी कि उन सूबों को भी आपने लेके चले, उधर भी जो है आपने बाहर से डिफेक्टर्स को बुलाने की कोशिश की। 2013 के अंदर सीपैक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनके ऊपर बात हुई। पंजाब से जो है वो नून लीग वगैरह आए तो उनका एक डिवीज़न क्रिएट हो गई, पीटीआई आपकी जो है इवॉल्व कर गई। यूथ पहली दफ़ा जो है 2013 के इलेक्शन में मुझे याद है कि जो है यूथ बहुत ज़्यादा वो एनर्जाइज थी, वो आपकी आई। डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन पे मैंने एक अपनी स्लाइड्स में बात की हुई है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता रहा है। इन पिछले जो है इस टाइम से इस टाइम तक तो हमने बहुत कुछ, जो अमेंडमेंट्स आई कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने स्ट्रेंथन किया, जो हमने वॉर ऑन टेरर से लड़ा उसने किया, जो हमने डेवलपमेंट के अंदर नीचे फंड्स एलोकेट किए, डिवॉल्व किए, जो हमने सपोर्ट की, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो आप इसको इंडिविजुअल एरा के हिसाब से भी देख सकते हैं कि 2002, 8, 13 को अलहदा 3 हिस्सों में कर लें, सारों के अंदर 4-4 पॉइंट्स, आप 5-5 पॉइंट्स भी डाले जाएँ तो आपके बहुत अच्छा हो जाएगा। या फिर आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं और 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स लिख के टाइम के हिसाब से। तो अगर टाइम मेरे पास ज़्यादा है तो मैं इंडिविजुअली करूँगा, अगर टाइम मेरे पास कम है तो मैं उसको क्या करूँगा कि इकट्ठे करके और इनकी एग्जांपल्स दूंगा कि 2002 के बाद ऐसे हुआ, 13 के बाद ऐसे हुआ। लेकिन जो है आप इंडिविजुअली करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो कोई सेम स्ट्रैटेजी नहीं होती, बट कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए जो कि सारा कुछ बताए कि डेमोक्रेसी किस तरह स्ट्रेंथन हुई। ये नहीं बताना कि भाई पार्टियां किस तरह से पैसे आए और लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, डेमोक्रेसी को क्या फ़ायदा हुआ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ हमारा ये ख़त्म होता है। हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी स्लाइड्स में की हैं और स्लाइड्स के साथ हमने ये सीखा है कि हम लोग सोचे किस तरह, आइडिया क्या करें, एनालाइज किस तरह करें, ताकि जो है किसी भी किस्म का सवाल 2021 में 22 में आता है तो आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। सो बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू।